वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जैसा कि रिसेंटली हमने देखा था कि क्वेश्चन आंसर सीरीज हमारी चल रही, उस क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 11 है ये। इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूरे के पूरे हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। साथ में जो एग्जाम में आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको भी चर्चा हमारी की जा रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपके लिए करंट अफेयर्स पर स्टैटिक के दोनों क्वेश्चंस आपके क्या होते हैं, पुट अप होते हैं। अगर आपने इसके पिछली सीरीज नहीं देखी है 10 क्वेश्चन की, तो ऑलमोस्ट हमने 200 क्वेश्चन मतलब 800 पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। वो भी आपको क्या करना है, पुटअप करना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं इसके बाद। ओके, ठीक, ओके। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। बिल्कुल कंसंट्रेट करिएगा। क्वेश्चन है, आरबीआई का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीदी और बिक्री को संदर्भित करता है। क्वेश्चन फिर पढ़िएगा। विच आरबीआई टूल रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट इन द ओपन मार्केट। आपको पता होगा कि आरबीआई क्या है, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वेश्चन कहां से आया सर? ये क्वेश्चन पूछा गया इकोनॉमिक्स से। कहां से क्वेश्चन आया? ये इकोनॉमिक्स से। अब इसमें जब इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि खुला बाजार, पहले क्वेश्चन को हम समझेंगे कि आरबीआई का कौन सा उपकरण पूछ रहा है जो खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री करता है, मतलब बाइंग एंड सेलिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, ऑप्शन है तरलता समायोजित सुविधा या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। दूसरा नैतिक अनुवन या मॉरल सुजेशन, सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और लास्ट है खुला बाजार संचालन ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो आपको हम बता दें कि ये सब क्या है, पर्टिकुलर आपके ये पूरे के पूरे क्या है, आरबीआई के टूल्स होते हैं। ये क्या है जो भी हमने पढ़ा, सबसे पहले हमने डिस्कस किया किसके बारे में? आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है बेटा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे जाना जाता है किस नाम से? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये पूछता है इसका फाउंडेशन कब हुई, स्थापना कब हुई? तो आप याद रखेंगे जो आरबीआई है इसकी जो स्थापना है आजादी के पहले, आजादी के पहले 1935 में हुई। 1 अप्रैल 1935। कब हुई? 1 अप्रैल 1935। और इस समय पे पर्टिकुलर इसका हेड ऑफिस कहां था, हेडक्वार्टर कहां था, हमें पता होना चाहिए। उस समय पे इसका हेडक्वार्टर कहां था? कोलकाता। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस बात की जाए, आफ्टर इंडिपेंडेंस बात की जाए तो इसका नेशनलाइजेशन हुआ, या जाना जाता है इसे राष्ट्रीयकरण। आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है ये पर्टिकुलर हुआ 1 जनवरी 1949 को, बिल्कुल याद रखेंगे। और इसका हेड ऑफिस कहां है? मुंबई। वर्तमान में भी मुंबई है और पहले भी कहां था? मुंबई में था। क्लियर? पहला गवर्नर पूछा जाए तो अगर आपसे फर्स्ट गवर्नर पूछा जाएगा 1939 में तो उसका नाम था ऑशबर्न स्मिथ। उसका नाम था पर्टिकुलर, याद रखेंगे, ऑशबर्न स्मिथ। और अगर आपसे पूछेगा पर्टिकुलर आजादी के बाद पहला गवर्नर कौन था, आजादी के बाद पहला गवर्नर था सीडी देशमुख। आजादी के बाद पहला गवर्नर बिल्कुल याद रखेंगे, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट, सीडी देशमुख। इतना कंटेंट हमें आरबीआई का याद रखना है। लेकिन ये हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं। क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा ऑपरेशन होता है, कौन सा जगह से ये हुए। तो आरबीआई है, आरबीआई की स्थापना अगर पूछेगा तो आप याद रखिएगा इसकी स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935 को। इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। और फर्स्ट जो बने थे उसका नाम क्या था? ऑशबर्न स्मिथ। इसका नाम क्या था? ऑशबर्न स्मिथ। बिल्कुल याद रखिएगा, क्या नाम है? ऑशबर्न स्मिथ। क्लियर? अब क्वेश्चन ये पूछता है कि इसके काम क्या हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन था हमारा कि इसका वर्क क्या होता है, किस काम के लिए इसको उपयोग किया जाता है। तो अभी रुकिएगा, अभी हम बात करेंगे फंक्शन। तो सबसे पहला काम क्या होता है? इशूअर ऑफ करेंसी। क्या करता है ये? मुद्रा जारी करता है। सबसे पहला काम क्या है इसका? मुद्रा जारी करना। मतलब जो लोग आप नोट देखते हैं उस नोट को छापने का काम कौन करता है? आरबीआई। अब कितने नोट ये छाप सकता है ये भी डिपेंड है। तो जितना भी छापेगा 40% गोल्ड के फॉर्म में ये क्या रखेगा? उसको रिजर्व रखेगा। क्वेश्चन है हमारा कि आरबीआई जो है अपने बॉन्ड की बिक्री कहां करता है? तो याद रखिएगा आरबीआई बॉन्ड की बिक्री
ओपन मार्केट में करता है। कहाँ करता है? खुले बाजार में, या इसे जाना जाता है ओपन मार्केट या खुला बाजार। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि आरबीआई अपने बॉन्ड की खरीदी और बिक्री कौन से मार्केट में? ओपन मार्केट में। क्लियर रहेगा? आरबीआई आया कब? बिल्कुल याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1935 को। कहां आया? कोलकाता में। उस समय अध्यक्ष कौन था? ऑशबर्न स्मिथ थे। वर्तमान में पर्टिकुलर सीडी दिस, अगर वर्तमान अध्यक्ष पूछेगा तो याद रखिएगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं? 25th, 25वें नंबर के हैं ये। शक्तिकांत दास 25वें नंबर के हैं आपके वर्तमान अध्यक्ष। शक्तिकांत दास बिल्कुल याद रखेगा। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि खरीद और बिक्री को कौन संदर्भित करता है? तो खरीद और बिक्री को कौन संदर्भित करता है? खुला बाजार या ओपन मार्केट ऑपरेशन। पता रहेगा, ओपन मार्केट का मतलब यह है कि जहां पर हम बॉन्ड को बाय एंड सेलिंग की प्रोसेस कर सकते हैं। क्लियर रहेगा? पहला ऑप्शन था लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसका मतलब यह है कि जब सरकार आपको क्या करती है, कोई लिक्विडिटी के रूप में, जैसे कैश के रूप में, स्टॉक के रूप में या शेयर के रूप में आपसे जब पर्टिकुलर लेन देन करती है तो उसे क्या कहा जाता है? लिक्विडिटी। दूसरा है मॉरल स्यूजन। जैसे आप कहीं बैंक जाते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि कृपया यहां बैठें, पानी यहां पिए, और आपसे सजेशन मांगी जाती है कि बैंक को और कहां इंप्रूवमेंट कर सकता है। वो इंप्रूवमेंट किस में आता है? मॉरल स्यूजन में। लास्ट है एमएसएफ। जब आरबीआई से कोई बैंक एक रात के लिए लोन लेता है, कितने के लिए बेटा? 1 नाइट, एक रात के लिए लोन लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। हमने तीनों पढ़ लिया। सबसे पहला क्वेश्चन था कि रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ बॉन्ड। बाइंग और सेलिंग कहां होगी हमारी? ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्लियर है सभी को? कहां होती है? ओपन मार्केट ऑपरेशन। अगर हम कोई सजेशन देते हैं तो वो कहां आता है? मॉरल स्यूजन या मॉरल सजेशन में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्या होगा? क्लियर होगा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 में डिस्कस करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। रानी की वाव या रानी की वावड़ी किस नदी के तट पर है? यमुना, सरस्वती, कृष्णा, गंगा। रानी की वाव, द क्वेश्चन स्टेप्स इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। आप ये रानी की वाव को किस रुपए के नोट में देखते हैं? ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर करना है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, जल्दी से। रानी की वाव कितने में? 100 रुपीज के नोट के पीछे है। आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा, कौन से रुपीज? 100 रुपीज। लेकिन पूछा है किस नदी के तट पर? द रिवर नेम इज द सरस्वती। द रिवर नेम इज द सरस्वती। नदी कौन सी बन गई हमारी? सरस्वती। बिल्कुल, काफी लोगों के कमेंट्स ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, ठीक है। तो रानी की वाव कहां स्थित है? 100 रुपीज नोट के पीछे। पर्टिकुलर कौन से में है? सरस्वती नदी में। क्लियर रहेगा? सरस्वती। और सरस्वती नदी जो है ऋग्वेद से प्रेरित है, और ऋग्वेद में ये जो प्रेरित है किसको है? भगवान इंद्र को। ऋग्वेद में ये पूरी की पूरी रिवर किसको प्रेरित है? भगवान इंद्र को। बिल्कुल याद रखेंगे, भगवान इंद्र को प्रेरित नदी का नाम है पर्टिकुलर ऋग्वेद। ऋग्वेद में पर्टिकुलर भगवान इंद्र को प्रेरित नदी सरस्वती है। ऋग्वेद में जो सबसे ज्यादा बार चर्चा हुई वह ऋग्वेद की सरस्वती नदी की हुई। और रानी की वेव कहां स्थित है? गुजरात। अगर आपसे पूछेगा ये स्थित कहां है, ये गुजरात में स्थित है। और है क्या ये? यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यूनेस्को की क्या है ये? वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज का मतलब क्या होता है? ये पर्टिकुलर विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है। कहां सम्मिलित है ये? विश्व विरासत सूची में। बिल्कुल याद रखेंगे। और 100 रुपीज के नोट के पीछे भी इसका नाम है। याद रहेगा? वेरी गुड, आगे बढ़ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन हमें याद हो चुका है, जल्दी से कमेंट कर सेक्शन में बताएंगे कि जो रानी की वाव है कौन सी नोट में है? 100 रुपीज। क्लियर है? वेरी गुड। दोनों क्वेश्चन, चारों ऑप्शन हमने क्लियर किया। यमुना नदी आपको पता है यमुनोत्री से निकलती है, और पर्टिकुलर ये बहती हुई प्रयागराज गंगा में आके गंगा से मिल जाती है।
गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसकी टोटल लेंथ 25 किलोमीटर है। दक्षिण भारत की जो बड़ी नदी है वो कौन सी होती है? कृष्णा नदी। दक्षिण भारत की बड़ी नदियों में से जो फेमस नदी है वो कौन सी होती है? कृष्णा। तो इसका राइट आंसर क्या था आपका? सरस्वती। बिल्कुल याद रखिएगा, राइट आंसर कौन सा बना है हमारा? सरस्वती। क्लियर रहेगा? दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत? जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चर्चा करते हैं, क्या चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें इस पे चली हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़िएगा, आराम से इसका जवाब देते हैं, तब तक मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी एक बार क्वेश्चन को आपको रीड आउट कर लेना है। जस्ट 1 मिनट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को खारिज कर दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधायकों को उद्योग की अनुमति दी? द्वैध शासन प्रणाली मतलब स्वशासन, जिसमें राजा का शासन और दूसरे नंबर पे क्या रहेगा? पर्टिकुलर ब्रिटिश शासन। दोनों शासन की थी। Who among the following acts discarded the diarchy system to the provision level and allowed for the emergency of popularity elected provision legislation? आपने पढ़ा होगा चार्टर्ड एक्ट 1793, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड इन द ईयर ऑफ 1990, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। आपको मालूम होना चाहिए कि द्वैध शासन प्रणाली का खारिज करने का और निर्वाचित प्रांतिकाओं को उद्धव करने की या उनको बनाने के लिए कौन सा एक्ट आया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एक सेकंड रुकिएगा। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सॉरी, पिट्स इंडिया 1784 के अंतर्गत क्या हुआ था? हमने केवल द्वैध शासन प्रणाली को आइडेंटिफाई किया था। हमने ये कहा था कि क्या होंगी? द्वैध शासन प्रणाली आएंगी, लेकिन उसको क्वेश्चन क्या है आपका कि प्रणाली को क्या कर दिया? खारिज कर दिया। खारिज मतलब समाप्त कर दिया। समाप्त किया गया किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1935। किसके तहत समाप्त किया गया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1935। और यही एक्ट है जिससे हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था। क्लियर ना? इसी में हमने डिमांड वगैरह रख दी थी। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, 1793 का कौन सा एक्ट आया था? चार्टर्ड अधिनियम। दूसरा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संदोलन कब हुआ, या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ कब था? ईयर याद रखिएगा, 1919 में। इसका राइट आंसर क्या है? द्वैध शासन को किसने खत्म किया? 1935 भारत शासन अधिनियम। लाया किसकी तहत गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। दोनों क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। क्लियर है? अभी तक हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, तीनों आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। क्लियर? कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। तो आपसे पूछा जाएगा, एडॉप्टेड, पर्टिकुलर एडॉप्टेड हुआ था 1919। 1784 के बाद 1919 में द्वैध शासन प्रणाली की कहानी चल रही थी, लेकिन खारिज कब किया गया? पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, भारतीय संविधान अधिनियम 1935 के तहत इसको क्या किया गया? अपनाया गया। क्या अपनाया गया है? द्वैध शासन, या इसे जाना जाता है डायहरार्की सिस्टम के नाम से जाना गया। क्लियर? वेरी गुड। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 3। कोई दिक्कत यहां तक? एक बार कमेंट्स करके हमें बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये आपके दोनों जगह जितने भी डिफेंस सेक्टर के एग्जाम है, रिसेंटली उत्तर प्रदेश पुलिस आया है, उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द गैर नृत्य राजस्थान के किस समुदाय द्वारा किया जाता है? दैट इज अ भील, गोंड, जाट, गिरजर। आपको मैं बता दूं, भारत में जो सर्वाधिक मात्रा में ट्राइब है वो गोंड और भील है, इसलिए गुर्जर का नाम नहीं आएगा। कुछ लोग फीलिंग से दे देंगे। तो पर्टिकुलर आपको याद रखना है, गैर डांस जो है इट इज डिस्नोटेड विद द भील। कौन से ट्राइब द्वारा होता है? ये भील के द्वारा। तो गैर नृत्य कहां का है? राजस्थान का। कौन से ट्राइब द्वारा होता है? भील। राजस्थान के कुछ अन्य नृत्य याद रखेंगे, इसमें सबसे ज्यादा फेमस है कालबेलिया। जो नृत्य है वो कालबेलिया। दूसरा यहां पे होता है कठपुतली। दूसरा नृत्य कौन सा होता है?
कठपुतली। तीसरा नृत्य होता है घूमर। तीनों नृत्य काफी पूछे गए हैं। तो राजस्थान के कुछ अन्य नृत्यों की हमने चर्चा कर दी। गैर नृत्य राजस्थान के कौन से समुदाय द्वारा होता है? भील ट्राइब द्वारा। बिल्कुल याद रखिएगा, गैर किसके द्वारा किया जाता है? भील ट्राइब। क्लियर रहेगा, गैर भील के द्वारा किया जाता है। तो गैर नृत्य जो है पर्टिकुलर कौन से ट्राइब द्वारा होता है? भील ट्राइब के द्वारा। और राजस्थान के अन्य नृत्य की बात की जाए तो कालबेलिया, कठपुतली और घूमर रहेगा। याद रहेगा पक्का। तो द्वैध शासन प्रणाली किस अधिनियम के तहत खारिज किया? अगली चर्चा, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से ये सबसे आसान क्वेश्चन है। अगर ये भी नहीं बन रहा तो आप समझिए आप तैयारी के कुछ अंतिम क्षणों पर हैं। मतलब अब आप कहीं भी लेवल पे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? नींबू, गाय का दूध, आलू, ककड़ी। सबको पता है कि पर्टिकुलर विटामिन सी जो है वो पर्टिकुलर किसमें होता है? लेमन में। तो एक क्वेश्चन बन जाता है यहां कि विटामिन है क्या? विटामिन वो होता है जो पर्टिकुलर आपको न्यूट्रिशन नहीं देता है लेकिन आपकी सेल को रिकवरी करता है। विटामिन नाम किसने दिया? 1911 में फंक नाम के साइंटिस्ट ने दिया। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, एक सोल्युबल इन वाटर, एक होता है सोल्युबल इन वाटर या इसे जाना जाता है पर्टिकुलर किस नाम से? जल में घुलनशील। और दूसरा होता है सोल्युबल इन फैट या इसे जाना जाता है किस नाम से? वसा में घुलनशील। दो प्रकार से हो गए, एक होता है जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। वाटर में सोलेबल कौन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी। और जो जल में घुलनशील होते हैं वो ए, डी, ई, के। आपके एग्जाम में विटामिन से क्वेश्चन जरूर आएगा। विटामिन होता क्या है? जो शरीर में आपको क्या करे? ऊर्जा ना दे, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति करता हो। खोज किसने की? 1911 में। द साइंटिस्ट नेम इज द फंक। फंक ने इसकी खोज कर दी। बिल्कुल याद रखेंगे, द साइंटिस्ट नेम इज द फंक। फंक ने इसकी खोज की और ये पाया। विटामिन सी का अगर केमिकल नेम पूछा जाए, रासायनिक नाम, तो याद रखिएगा एस्कर्बिक एसिड। इसे जाना जाता है एस्कर्बिक एसिड या इसे स्कर्विक अम्ल के नाम से जाना गया। किस नाम से? स्कर्विक अम्ल। और रोग कौन सा होता है? इसमें रोग होता है स्कर्वी। रोग होता है इसमें कौन सा? स्कर्वी नामक बीमारी हो जाती है। स्कर्वी नामक बीमारी होती है। स्कर्वी का मतलब मसूड़ों में दर्द रहता है। इसमें बीमारी कौन सी है? मसूड़ों में दर्द बराबर बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर हुआ होगा पूरी तरह से। आरबीआई कब आया? 1935 में आया। इसका मुख्यालय कहां था? कोलकाता में। पिछले क्वेश्चंस भी क्लियर होंगे। आगे बढ़ जाएं, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो पांचवा क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है कि कौन सा विटामिन सी का स्रोत कौन सा है? नींबू या लेमन के नाम से जाना गया। क्लियर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज नोन एज क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता है? सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी, गंगूबाई, बेगम परवीना सुल्तान। द फेमस क्वेश्चन इज द हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज द क्वीन ऑफ ठुमरी? ठुमरी एक क्या है? एक प्रकार का गायन शैली है। ठुमरी एक प्रकार का, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। वेरी गुड। ठुमरी एक प्रकार का गायन शैली है। और ठुमरी के लिए किसका नाम जाना जाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, द मच मोर इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम जा रहे हैं सिद्धेश्वरी देवी, बिल्कुल गलत जवाब है। इसका राइट आंसर होगा गिरजा देवी। ठुमरी के लिए किसका नाम आता है? गिरजा देवी। बिल्कुल याद रखिएगा। दूसरा आता है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज पर्टिकुलर किस घराने से संबंधित हैं? याद रखिएगा, लखनऊ घराना। अगर आपसे घराना पूछेगा, लखनऊ घराना। और ये पर्टिकुलर किससे, कौन से डांस से एसोसिएटेड हैं? कथक नृत्य से। गिरजा देवी किससे हैं? ठुमरी की रानी। गिरजा देवी को क्या कहा जाता है? ठुमरी की रानी कहा जाता है। क्लियर रहेगा।
और ये आप सिनेरियो क्या करिएगा, याद रखिएगा। गिरजा देवी को क्या कहा गया, ठुमरी की रानी। और जो आपके पर्टिकुलर बिरजू महाराज हैं, बिरजू महाराज हैं, वो कथक हैं। उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक, उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक, उससे संबंधित है। घराना कौन सा इनका लगता है, लखनऊ घराना, बिल्कुल याद रखेंगे। द हाउसेस नेम इज द लखनऊ। आगे बढ़ सकते हैं हम। गिरजा देवी किससे संबंधित है, ठुमरी गायन से। किस गायन से संबंधित है, ठुमरी गायन। क्लियर रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद अंग्रेजों द्वारा दिया गया आधिकारक कारण क्या है। आपको पता है बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में। उसका रीजन क्या है, व्हाट इज द ऑफिशियल रीजन गिवन बाय ब्रिटिशर्स आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल टू चेक एन एक्सट्रीमेट एक्टिविटी, चरमपंथी गतिविधियों की जांच करना, इजी मूवमेंट ऑफ आर्मी, सेना की आसान आवाजाही, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, आर्थिक प्रगति, फोर्थ है एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा। किसके लिए बंगाल विभाजन, तो सबसे पहले आपको याद रखना है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बंगाल विभाजन हुआ कब। बंगाल विभाजन तो आपको याद रखना है, जो बंगाल विभाजन हुआ वो हुआ सन 1905 में। और उसी समय एक आंदोलन चला था, कौन सा आंदोलन था बेटा, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट। दूसरा याद रखना है हमें, स्वदेशी मूवमेंट दैट इज ऑल्सो रन इन द ईयर ऑफ 1905-06, दोनों याद रहेंगे। क्लियर ना। अब बंगाल विभाजन किया किसने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उस समय पे वायसराय कौन था, कर्जन। किसके द्वारा कराया गया था ये, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और इसने इसका ऑफिशियल रीजन दिया कि प्रशासनिक सुविधा, हम क्या करेंगे, शासन सत्ता आसानी से चला सकेंगे। द राइट आंसर इज द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंस। हुआ कब, 1905 में। किया किसने, लॉर्ड कर्जन ने। कब हुआ, 1905 में। किया किसने, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन कौन था उस समय का, वायसराय, बिल्कुल याद रखेंगे, इट इज अ वायसराय ऑफ दैट। और स्वदेशी मूवमेंट 1905-06 में चला। तो इसका रीजन इन्होंने क्या दिया था, रीजन था प्रशासनिक सुविधा। रीजन क्या था इसका, प्रशासनिक सुविधा या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दिया गया। क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। बाकी की सुविधाएं हमें नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दे दीजिए हमें, जल्दी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा इस समय 2011 की ही जनगणना पूछेगा। और सबसे ज्यादा जनगणना किसकी है, उत्तर प्रदेश। किसकी बेटा, उत्तर प्रदेश। क्लियर रहेगा, कहां की, उत्तर प्रदेश। तो अब आ जाइए जनगणना, सबसे पहली जनगणना, फर्स्ट सेंसस 1872 किसने कराया था, लॉर्ड मेयो ने। स्टार्ट किसने कराई जनगणना, भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। लेकिन यह जनगणना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई। पहली रेगुलर अगर पूछा जाए, रेगुलर जनगणना हुई 1882, किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया, लॉर्ड रिपन। इन्होंने रेगुलर या लगातार जनगणना कराने का श्रेय इनको गया। और पहली जनगणना किसने कराई, लॉर्ड मेयो ने। इस बार की जो जनगणना थी 11 थी, आफ्टर इंडिपेंडेंस 6 नंबर की थी। मोस्ट पोल्यूटेड, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो रहा उत्तर प्रदेश, अप्रोक्सीमेट इसमें 19 करोड़ 20 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी। बिहार में क्या था ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा थी। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व, एक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, वो सबसे ज्यादा किसकी थी, बिहार की थी। 1100 लोग या 1100 अप्रोक्स लोग सबसे ज्यादा यहां थे। क्लियर रहेगा। तो सबसे ज्यादा जनगणना कहां की, उत्तर प्रदेश की। और एक वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं, बिहार में। सबसे पहली जनगणना किसने कराई, लॉर्ड मेयो ने। और रेगुलर या लगातार जनगणना कितने में कराई, लॉर्ड रिपिन ने। और लगातार कितने साल में जनगणना होती है बेटा,
कहा गया है कि प्रत्येक कितने साल में बेटा, 10 वर्ष में। लेकिन 2011 में जनगणना नहीं हुई, 2021 में नहीं हुई ड्यू टू द कोविड, कोरोना के कारण वो जनगणना नहीं हो पाई। क्लियर रहेगा क्वेश्चन? आगे बढ़ सकते हैं। वेरी गुड, तो बता दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अगली चर्चा करते हैं, कमेंट्स में बिल्कुल जवाब दे दीजिएगा कि उस समय पे गवर्नर कौन था। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन 9, बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। 1 नंबर, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस इन बैटरी? बैटरी सबने देखा होगा, बैटरी सबने देखा होगा। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। फिर सुनिएगा, केमिकल एनर्जी टू लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। ये कई प्रकार की एनर्जीज हैं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, बैटरी सबने देखा है। बैटरी में क्या होता है बेटा? बैटरी में कई प्रकार के सेल वगैरह भरे होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, HCl भी रहता है, बैटरी का पानी भी आता है, तो मतलब उसमें एनर्जी कैसी है, केमिकल। और बदले में हमें क्या देती है बेटा? लाइट जला देती है। लाइट का मतलब इलेक्ट्रिकल हुई, तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। लेकिन रुकिएगा, जो ये पंखा आप देखे होंगे, फैन देखे होंगे, ये किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? फैन। फैन आपने देखा, स्विच दबाया, स्विच दबाया तो मतलब कौन सी एनर्जी हुई? इलेक्ट्रिक एनर्जी। कन्वर्ट किस में किया? हवा एनर्जी। मैक्सिमम कमेंट कर रहे हैं। हवा कोई एनर्जी नहीं होती, एनर्जी होती है मैकेनिकल। कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल। मतलब विद्युत ऊर्जा को किसमें करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। पुराने जमाने में राजा महाराजा अपने हवा करने के लिए एक नौकर रखते थे, तो मतलब वो मैकेनिकल है। अगला आपने देखा होगा जनरेटर। जनरेटर लोगों को देखा होगा, जनरेटर में एक आदमी इधर से घुमाता है, बदले में उधर क्या मिलती है? इलेक्ट्रिक, विद्युत मिलती है। तो अगर आपसे जनरेटर पूछा जाए तो जनरेटर में याद रखिएगा, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। मतलब यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा। क्लियर रहेगा जवाब? हमारा क्वेश्चन था बैटरी। बैटरी किसको? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन क्लियर होंगे। 100% पूरे क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक कब्जे की नीति को त्याग दिया? आफ्टर विच वॉर अशोका अबेंडन्ड द पॉलिसी ऑफ फिजिकल ऑक्यूपेशन? कलिंगा वार, बैटल ऑफ हाइडेस्पसीज, बैटल ऑफ तराइन, मगध अंग युद्ध। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके जवाब दे दीजिए। किस युद्ध के बाद? सबको पता है अशोक ने पर्टिकुलर कलिंग युद्ध के बाद अपना शस्त्र त्याग किया और यहीं से बौद्ध धर्म अपना लिया था। कलिंग युद्ध हुआ कब? 261 BC। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच हुआ? अशोक और कलिंग के बीच में। किसके किसके बीच हुआ था? अशोक और कलिंग के बीच में। क्लियर है ना? कलिंग से लड़ने के लिए गए थे। ये मिला कहां से? 13 रोक इफिक, अशोक के 13वें शिलालेख से चर्चा है। 13वां शिलालेख से इसकी बात की गई, या 13वें शिलालेख से इसकी चर्चा हुई है। क्लियर? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारा पूरा क्लियर है कि किसके तहत कब हुआ यह? 261 ईसा पूर्व में हुआ, कलिंग में हुआ, अशोक के बीच। और यहीं से अशोक ने क्या किया था? अपना शस्त्र परित्याग कर दिया था। जल्दी से जवाब दे दीजिए। यहां तक क्लियर है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहां तक 10 क्वेश्चन हो गए, हम मिड पार्ट तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं अगले क्वेश्चनों में बढ़ेंगे और आपको पूरे क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये अभी अभी हमने कराया। भारत में सामान्यतः जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है? द जनरली इन इंडिया पॉपुलेशन सेंसस कंडक्टेड आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? अभी कराया दशकीय, कितने साल में? 10 साल में।
पहली जनगणना कब हुई? इन द ईयर ऑफ 1872। किसने कराया? लॉर्ड मेयो ने। दूसरी लगातार जनगणना कब शुरू हुई? 1881-82 में। किसके द्वारा कराई गई? लॉर्ड रिपिन के द्वारा। दोनों याद रहेगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड सिटी पूछा जाए तो हम कर चुके हैं उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा डेंसिटी पूछी जाए तो बिहार की थी। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। ये क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रत्येक जनगणना हम कितने साल में कराते हैं? 10 साल। क्लियर रखें। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 तक हम पूरी तरह से बढ़ चुके हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। 11 क्वेश्चन मतलब हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन। अशोक का हमने देखा 13वां शिलालेख में वर्णन था किसका? कलिंग युद्ध का। और आपको भी पता है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या किया? अपना शस्त्र का परित्याग किया था। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? शतरंज, टेबल टेनिस, मुक्केबाजी, तैराकी। लवलीना बोरगोहेन इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? सबको पता है लवलीना बोरगोहेन किससे संबंधित? मुक्केबाजी। और ये पर्टिकुलर कहां से आई हैं? आपके ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है मणिपुर, मिजोरम, वहां से संबंधित है लवलीना बोरगोहेन पर्टिकुलर। और इन्होंने इस बार के ओलंपिक में पर्टिकुलर मेडल भी जीता था, इसलिए इनका नाम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा। याद रहेगा? वेरी गुड, वेरी गुड। तो किससे संबंधित है? बॉक्सिंग से। ये संबंधित किससे हैं? बॉक्सिंग से। लवलीना बोरगोहेन, लवलीना बोरगोहेन किससे संबंधित है? आपके मुक्केबाजी से। शतरंज में विश्वनाथन आनंद काफी बड़ा नाम रहा। उसके बाद में कार्ल मार्कस का आया, फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। टेबल टेनिस में आपको पता मुक्केबाजी और तैराकी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 तक सबको क्लियर है। 13। एस्कीमो किस भौगोलिक क्षेत्र? एस्कीमो एक प्रकार की ट्राइब है बेटा। क्या है? जनजाति है। जो कहां रहती है वही पूछा जा रहा। कहां से संबंधित? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। शुष्क क्षेत्र, ध्रुवीय क्षेत्र, सवाना घास का मैदान, उष्णकटिबंधीय। आपको मैं बता दूं ये पूरा धरती ग्लोब है। बीचों बीच जो रेखा जाती है इसे जानते हैं इक्वेटर लाइन, या कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कितने डिग्री होती? 0 डिग्री। अब 0 से ऊपर जाएंगे तो ये नॉर्थ हो जाता है, और ये कौन सा? साउथ पार्ट। तो एस्कीमो जनजाति होता क्या है? अफ्रीका में जो घास बना के, पर्टिकुलर जो लोग क्या करते हैं, बर्फ के घर बना के रहते हैं, उन्हें इग्लू के नाम से जाना जाता है। और वो ट्राइब कहां पाई जाती है? ध्रुवीय प्रदेशों में। बर्फ कहां बनेगा? बर्फ का घर कहां होगा? पोलर रीजन में। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में जो ट्राइब रहती है वो ट्राइब कौन सी है? एस्कीमो। एस्कीमो ट्राइब पर्टिकुलर कहां रहती है? पोलर रीजन में। कहां रहती है बेटा? ध्रुवीय क्षेत्रों में। वेरी गुड, याद रहेगा। एस्कीमो बिल्कुल याद रखिएगा। एस्कीमो ट्राइब, काफी बहुत क्वेश्चन आया है इससे। ये रहती कहां है? एस्कीमो आपके यूनाइटेड स्टेट में और पर्टिकुलर कनाडा में, इन सब रीजन में रहती है। आर्कटिक और सब आर्कटिक रीजन, ये अगर पूछा जाए कहां रहती है? आर्कटिक और सब आर्कटिक। आर्कटिक और सब आर्कटिक, इसमें जो नाम आता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, अलास्का, इन सब क्षेत्रों में जो लोग बर्फ में घर बना के रहते हैं उसे जाना जाता है किस नाम से? एस्कीमो प्रजाति। एस्कीमो प्रजाति कहां रहती है? बर्फ के घर बना के पोलर रीजन में रहती है। कौन से रीजन में रहती है? पोलर रीजन में। याद रहेगा? हाँ या ना? वेरी गुड, वेरी गुड। कोई डाउट्स है बिल्कुल कमेंट करिएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। फिर सेंसस से क्वेश्चन आया, फिर जनगणना से क्वेश्चन। देखिए आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और एसएससी जीडी, हर एक में आपके जनगणना से 2 क्वेश्चन मिलेंगे। और फिर देखिए क्वेश्चन है, हर सेट में क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम था? According to 2011 census, who among the following union territory has the lowest sex ratio? सबसे कम लिंगानुपात यूनियन टेरिटरी पूछा है। अंडमान निकोबार, दमन दीव, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली। अंडमान निकोबार, दमन दीव, लक्षद्वीप, दादरा नगर हवेली। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। वेरी गुड, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड।
हाँ, इसका जो सबसे कम लिंगानुपात है वो कहां है बेटा? दमन दीव में। कहां है? दमन दीव। अगर स्टेट पूछेगा तो स्टेट कौन सा है? हरियाणा, जहां पे सबसे कम है। राज्य पूछे तो हरियाणा। भारत का सेक्स रेशियो कितना है? 943/1000। 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। फीमेल अपॉन मेल पे निकाला जाता है। भारत का इतना है। सर्वाधिक किसका है बेटा? सर्वाधिक राज्यों की बात की जाए तो यह है पर्टिकुलर किसका? केरल का। सबसे कम किसका है? हरियाणा। और यूनियन टेरिटरी में सबसे कम किसका है? पर्टिकुलर दमन दीव। यूनियन टेरिटरी में किसका है? दमन दीव। बिल्कुल याद रखिएगा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। सबसे कम सेक्स रेशियो पर्टिकुलर लो 618 दमन दीव। सबसे ज्यादा किसका है? अगर यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पूछा जाए तो पंडुचेरी, पौंडीचेरी या पुडुचेरी। पुडुचेरी का 1037 है और हरियाणा का काफी कम, और दमन दीव का है 618/1000। याद रखिएगा। चारों जवाब हमने आपको सेक्स रेशियो में दे दिए। सर्वाधिक राज्य में केरल, सबसे कम में हरियाणा, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा पौंडीचेरी और सबसे कम में पर्टिकुलर दमन और दीव। बिल्कुल याद रखिएगा। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए इस पे। उम्मीद करता हूं यहां तक क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होंगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम जा चुके हैं। सेक्स रेशियो की बात आ चुकी है। सेक्स रेशियो किसका किसका रेशियो है? पर्टिकुलर पूरी तरह से फीमेल अपॉन मेल का होता है। राज्यों में सर्वाधिक सेक्स रेशियो किसका है? केरला का। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसका है? पौंडीचेरी का। पौंडीचेरी का कितना है अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा 1037। हरियाणा का कितना? सबसे कम 800 के आसपास। और जो सबसे कम यूनियन टेरिटरी है वो किसका है? सॉरी, वो आप याद रखिएगा दमन और दीव। 618 महिला। 1000 पुरुषों पर केवल 618 महिलाएं रहती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज हमने सेंसस के 3 क्वेश्चन किए, तीनों हमें याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से, ये सोलर सिस्टम ज्योग्राफी का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है? हु अमंग फॉलोइंग नोन एज द अर्थ ट्विन्स? नेपच्यून, शुक्र, शनि, बृहस्पति। जाना जाता है किसे? शुक्र को। शुक्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी की बहन, या इसे सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। दूसरे नंबर पे इसे सांझ एवं भोर का तारा, सांझ एवं भोर का तारा, या इसे जानते हैं मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। इसे जाना जाता है मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार के नाम से। शनि को कहते हैं क्या? पर्टिकुलर शनि को याद रखिएगा, जानते हैं ब्यूटीफुल प्लैनेट। ब्यूटीफुल प्लैनेट या सौंदर्य ग्रह कहते हैं। क्यों कहा जाता है? 7 रिंग के कारण। इसमें 7 वलय पाए जाते हैं, इस वजह से इसे ब्यूटीफुल कहते हैं। बृहस्पति क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट। इसे जाना जाता है किस नाम से? सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्या है? सबसे बड़ा। क्लियर रहेगा। और पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा किसे कहा जाता है? बिल्कुल याद रखिएगा, दैट इज नोन एज वीनस। उसे क्या कहा जाता है? वीनस को जाना जाता है। क्लियर रहेगा। किसके जाना गया? वीनस को जाना गया। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में बढ़े। पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। शनि को क्या कहा जाता है? सौंदर्य ग्रह या ब्यूटीफुल प्लेनेट के नाम से। बृहस्पति को लार्जेस्ट प्लेनेट या सबसे बड़ा ग्रह कहा गया। मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी किसे कहा जाता है? पर्टिकुलर शुक्र को। यह भी आप क्लियर रखिएगा। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में बढ़ते हैं। वेरी गुड, याद रखिएगा। उस्ताद अलाउद्दीन खां एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, संगीत वाद्य यंत्र हैं। सुरबहार, सरोद, संतूर, सितार। उस्ताद अलाउद्दीन खां, काफी बड़े नाम हैं ये। पर्टिकुलर किससे संबंधित है? याद रखिएगा, उस्ताद को जाना जाता है सम्राट अमजद अली खां। पर्टिकुलर अलाउद्दीन खां इसी से संबंधित। और ये संबंधित किससे है? सरोद वादक। कौन से वादक हैं ये? सरोद वादक। काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया।
सरोद किससे संबंधित है? सरोद एक प्रकार का तार वाला यंत्र है। कैसा यंत्र है? तार वाला। और सरोद में कितने तार होते हैं? 100 तार वाला यंत्र है, 100 वायर्स होते हैं इसमें, इसलिए काफी फेमस है। और पर्सन का नाम क्या है? उस्ताद अलाउद्दीन खां। इनके बेटे दूसरे नाम है इनका अमजद अली खां। ये भी फेमस इसके क्या हैं? संगीतकार हैं, म्यूजिशियन हैं। इनको पद्मश्री, पद्म भूषण दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगा 100 वायर वाला या 100 तार वाला कौन सा यंत्र होता है? सरोद। सुरबहार जो है ये पर्टिकुलर आपके मुंह से बजने वाला यंत्र है। तो जो आपके अलाउद्दीन खां है किससे संबंधित है? सरोद से। किससे संबंधित है? सरोद। क्लियर रहेगा? अगली चर्चा करते हैं, करें। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा? 16 था, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, उसी से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर की जीवनी लिखी, जिसे इकबाल नामा फर्स्ट जहांगीरी के नाम से जाना जाता है? Who among the following wrote the biography of जहांगीर? जहांगीर की बायोग्राफी का क्या नाम है? इकबाल नामा पहला जहांगीरी। मुमामिद खान, इनायत खान, अब्दुल रहीम खानकाना, अबुल फजल। हम आपको बता देते हैं कि जहांगीर जो है इसके बचपन का नाम सलीम था। ये पर्टिकुलर किसका बेटा है? अकबर का बेटा है जहांगीर। क्लियर है? अकबर का बेटा, इकलौता बादशाह जिसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया इलाहाबाद रियासत का। बड़ी अय्यास बेटा था ये, शराब और शबाब में हमेशा डूबा रहता था। कभी भी इसने सत्ता के लिए लालच नहीं की। और इसकी जो जीवन गाथा किसने लिखी है? मुदामिद खान ने। किसने लिखा है? मुदामिद खान। बिल्कुल याद रखेंगे। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा था। आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। अकबर की जो बायोग्राफी थी, लेकिन जहांगीर की बायोग्राफी किसने लिखी है? मुदमित खान ने। किसने लिखा है? मुदमित खान। बिल्कुल नाम याद रखिएगा। मुदमित खान रिटन द बायोग्राफी ऑफ जहांगीर। जहांगीर की जीवनी लिखने के लिए नाम आया मुदमित खान का। वेरी गुड, याद रखिएगा। हिस्ट्री से हम आपको कह रहे हैं, पुस्तक से क्वेश्चन 100% पूछा जा रहा, और वही क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है। मुगल काल की पुस्तक याद रखना है, महात्मा गांधी याद रखना है, और 1857 से 1947 तक हिस्ट्री याद रखना है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% सिनेरियो इन पेपरों से आपको यह क्लियर होता है कि हमें क्या पढ़ना है। एस्कीमो ट्राइब कहां रहती थी? कमेंट करके बता दीजिएगा। पोलर ध्रुवीय क्षेत्रों में। वेरी गुड, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जहांगीर की पर्टिकुलर जीवनी का नाम क्या था? इकबाल नामा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अशोक शिलालेख के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं पूछा गया है? नहीं पूछा। अकॉर्डिंग टू द अशोक इंस्क्रिप्शन, Which of the following was not a provision center in the मगध एम्पायर? आपको मैं बता दूं, मगध जो कलिंग की राजधानी थी वो थी तोसली, तो ये तो संबंधित है। उज्जैनी और तक्षशिला पहले से संबंधित है। पांडवों की जो राजधानी थी, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए। वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए पर्टिकुलर कौन सा बना। तो अपना क्या है क्वेश्चन है पर्टिकुलर, अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख में कौन सा साम्राज्य है? तो इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी, ये इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी आपके तीनों ऑप्शन सम्मिलित है, तोसाली, उज्जैनी और तक्षशिला। उज्जैनी उज्जैन, तक्षशिला पटना, और तोसाली जो है कलिंग की राजधानी थी। किसी को नहीं पता है ये? कलिंग की राजधानी, कलिंग युद्ध हुआ था, उसकी राजधानी कौन सी बनी थी? तोशाली। क्लियर रहेगा। और कौन सा शामिल नहीं है? इंद्रप्रस्थ। कौन सा शामिल नहीं? इंद्रप्रस्थ। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, फिर पुस्तक आई, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेनेटो मुसोलिनी, एनी फ्रैंक, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बराक ओबामा। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर
किसकी आत्मकथा है? वेरी गुड, जल्दी से जवाब दीजिए। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसकी है? द फेमस अमेरिकन प्रेसिडेंट, द नेम इज द बराक ओबामा। किसकी पुस्तक है ये? बराक ओबामा की पुस्तक है। याद रखेंगे, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, द रिटन बाय बराक ओबामा। बेंजामिन फ्रैंकलिन कौन है? द डिस्कवरी ऑफ चार्ज, चार्ज की खोज करने के लिए इनका नाम आया था। क्लियर रहेगा? वेरी गुड। तो पुस्तक का नाम याद रखिएगा, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर किसके द्वारा लिखी गई? बराक ओबामा, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से चुने गए थे, पहले अश्वेत थे पर्टिकुलर। आगे कहानी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पानी को शुद्ध करने में किया जाता है? Which among the following chemical is used to purify water as a disconnect? पानी को शुद्ध करने के लिए सबको पता है किसका प्रयोग? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं। एथेनॉल, फॉस्फोरस, टेफ्लॉन, ये सब आपके बहुलक हैं, पॉलीमर्स हैं। इसका प्रयोग करते हैं डिटर्जेंट या पर्टिकुलर जर्मिनेशन या कीटाणुनाशक के रूप में। पानी को शुद्ध करने में किसका प्रयोग करते हैं बेटा? क्लोरीन। और यहीं से पाउडर बनता है ब्लीचिंग पाउडर। कभी कभी पूछता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर। क्लियर है? ये आज के आपके 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। हमने मैक्सिमम इसमें क्या किया, डिस्कस किया है। जहां भी आपके डाउट्स रहते हैं वो डाउट्स कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा। ये क्वेश्चन जरूर देखना है। ये हमारी 11 सीरीज थी, इसके आगे के क्वेश्चन हम डेली आपको प्रोवाइडेड कराएंगे। क्लियर? यहां तक आप क्वेश्चन को क्लियर रखिएगा। ओके, थैंक यू।